अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प, खौफनाक और पुरअसरार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दूर जाती सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपने अतराफ में देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो भी क्या करता। गुर्बत ने उसे यहाँ शहर आने पर मजबूर किया था। गांव में कोई ऐसा मुनासिब काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की किफ़ालत करता। वालिद साहब कम उम्री में ही फौत हो गए थे, वही घर का बड़ा था। शहर आने से पहले उसे माँ ने समझाया था, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान हो गया था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस, जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई असबाब भी मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नजर नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिरा। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो घबराकर जल्दी से कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्र पर खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त से किसी मर्दाना आवाज को सुनकर वो खौफजदा सा हो गया और बगैर पलटे तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला। डरो नहीं, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। वो उमर रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी तुम पर नज़र पड़ी। इस शहर में नए मालूम हो रहे हो? जी, मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस ज़रा मुतमईन होते हुए बोला। अच्छा। उसकी बात पर वो बूढ़ा असबात में सर हिलाने लगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी नहीं पता। हारिस को झिझकते हुए बोला। रिहाइश की तुम फिक्र न करो, यहाँ पास करीब ही मेरा घर है, तुम वहाँ रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। किराया क्या होगा? हारिस हिचकिचाते हुए बोला। किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना मैं और मेरी बीवी ही होते हैं हमारे घर में। इस तरह हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। बूढ़े की बात पर वो ममनूनियत से उसकी जानिब देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफ़ी पुरानी खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब सी ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन के जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब एक छोटा सा कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली सियाह बिल्ली बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती हुई नजरों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। ये है तुम्हारा कमरा, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहूँगा, बहुत थकन है, हारिस बोला। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। वो शब बखैर कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। हारिस कमरे का नए सिरे से जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकाल कर नहाने चला गया। नहा कर आया तो वो खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद
वो खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो सड़क की जानिब खुलती थी। हारिस उस खिड़की से बाहर देखने लगा तो वहां से नजर आते कब्रिस्तान पर उसकी नजर पड़ी तो उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट की वजह से वो लेटते ही सो गया। सुबह उसकी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से कमरे में झांकता नजर आया। बेटे, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झेंप सा गया। नाश्ता करके नीचे आ जाना बेटा। बूढ़े की बात पर वो इस बात में सर हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला आया जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर बराजमान थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम शुएब है। वो बूढ़ा बोला, अपने बारे में बता। वो बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम हारिस है। मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी। इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं बेहद मशकूर हूँ। वो तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोला, अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। दुआ कीजिएगा कि कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की तगदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना? ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे तंग करती हो। तुम्हारा मेरा साथ तो जिंदगी भर का ही नहीं, मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। शुएब मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़ते बोला। रात के वक्त वो किसी काम से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर सहन में आया तो शुएब साहब का जुमला उसके कानों से टकराया जो वो अपनी बीवी से बोल रहा था। वो खामोशी से दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब साहब बोले, जी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त तो देखो बेटा, इतनी रात को। शहर के हालात भी ठीक नहीं, ऐसा करना कल चले जाना। अभी तो मैं दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। उनके कतियत से बोलने पर वो चुपचाप ऊपर की जानिब वापस बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है, रात के 9 बज रहे हैं। कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। मगरिब के बाद तो कहीं जा नहीं सकते, जैसे कोई डाकू ही ना आ जाए घर में। डाकू तो जैसे ताक में बैठे हैं इनके घर की। वो जलता भुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी के आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया। तब वो उठा और रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। बेचारे मियाँ बीवी भी गलत नहीं थे। अकेले होते हैं, उनका डरना कुछ गलत भी नहीं, वो सोचने लगा। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थी हाथ हिलाने लगी। उनकी इस हरकत पर वो घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे सहन में झांकने लगा। सहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्तेगी से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखा, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सोए हुए थे। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गुर्राती हुई हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस हमले के लिए तैयार न था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली सिया बिल्ली हारिस को बुरी तरह घूर रही थी। हारिस घबराकर ऊपर की जानिब भागा तो पीछे से निस्वानी कहकहे की आवाज़ पर वो बदहवास हो गया, जैसे उसके इरादे को नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाज़ा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा। उसे खौफ महसूस हो रहा था। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन ऑफिस से वापसी पर घर आते हुए अपने अकब से आती निस्वानी आवाज़ पर वो पलटकर देखने लगा। कैसे हैं आप? वही 2 लड़कियां थीं, रात हारिस ने जिनको खिड़की से देखा था। हमने तो आपको हाथ हिलाया था, मगर आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद की जैसे हाथ ना हिलाया हो, गोली मार दी हो। दूसरी वाली शरारत से बोली। उनकी इस बात पर वो झेंप गया। मेरा नाम साइमा है और ये मेरी दोस्त सहरिश है। हम यहीं आगे रहते हैं। वो शौक सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब अक्सर ऑफिस से आते जाते उसकी उन दोनों से मुलाकात हो जाती थी। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था वो कोचिंग से पढ़कर आ रही होती थी, बकौल उन दोनों के।
हारिस को शोखो चंचल सी साइमा अच्छी लगने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। वो अब घर की तरफ से मुतमईन भी था। वो पाबंदी से मनी आर्डर भेजा करता था। घर में सभी उसकी नौकरी से खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक शाम साइमा ने उससे रात मिलने की फरमाइश की। हारिस ने कहा, तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती। शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए बिल्ली भी वहाँ मौजूद है। वो बिल्ली वाला वाकया सुनाने लगा, जिसको सुनकर साथ खड़ी सहरिश जोर से हंस दी। उसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। वो मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और फिर रात को जब अंकल शोएब के लिए ऊपर खाना लेकर आए तो वो सोता बन गया। कुछ देर बाद वो नीचे झांककर सहन में देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान करता हुआ नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे। उसने सहन में लगे दरख्त की जानी पलट कर देखा तो वहाँ बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए वो दरवाज़ा आहिस्तेगी से खोलकर बाहर चला आया, जहाँ साइमा उसका इंतजार कर रही थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को उसके साथ ना पाकर वो बोला, नहीं, वो कह रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी। तुम जाओ, वो शरारत से आंख मार कर बोली। उसकी बात पर हंसकर वो गौर से उसे देखने लगा, जो वाकई में बहुत हसीन थी। आओ पार्क में चलते हैं। साइमा उसको सामने बने कब्रिस्तान की तरफ ले आई। इतनी रात में वो कब्रिस्तान जाते हुए डर रहा था। डरो नहीं, उस कब्रिस्तान के बाद है पार्क। वो उसके साथ पार्क चलाया। वो पहली बार उस पार्क में आया था। साइमा उसे अपने बारे में बताने लगी कि वो और सहरिश दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से पढ़ाई की गर्ज से यहाँ आई हैं। फिर बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हारिस की निगाह अपनी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर पड़ी जो 2 बजा रही थी। ओह, इतनी देर हो गई। वो घबरा के खड़ा हो गया। हाँ चलो, सहरिश भी परेशान हो रही होगी। साइमा उसके साथ खड़ी हो गई। वो दोनों बातें करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरकन घूरती नजरों से उसको देखने लगा। उसकी नजरों से खाइफ होता हारिस साइमा को खुदा हाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते ही उसकी निगाह दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी, जो उसको जा बजा घूर रही थी। आ गए तुम? मना भी किया है, इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं, पर तुम सुनते नहीं हो। ओह, आंटी जाग रही हैं। वो सर पकड़ कर रह गया। चलो, अब आ गए हो तो खाना खा लो। तुमने रात को भी खाना नहीं खाया था। मैंने खाना तख्त पर रख दिया है। बावर्ची खाने से सईदा आंटी की आवाज़ पर हारिस जी भरकर शर्मिंदा होते हुए तख्त पर रखी खाने की ट्रे की जानी बढ़ गया और वहीं बैठकर खाने लगा। उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जानी बढ़ गया। माफ़ कीजिएगा आंटी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और खाना बहुत मज़े का था। अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। वो खौफजदा नज़रों से आंटी के कमरे की तरफ देखने लगा तो वो बेड पर सो रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो घबराकर ऊपर चला आया। दूसरे दिन छुट्टी थी, वो भी नीचे चला आया। अंकल आंटी सहन में तख्त पर बैठे थे। वो उनके पास चला आया। आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए हैं? वो उन दोनों से पूछने लगा। 50 साल हो गए हैं जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं किया करती थी, पर हमें औलाद हुई नहीं। वो माजी को सोचते हुए आप दीदा हो गई। मेरे तो यही बच्चे हैं। वो दरख्त के पास बैठी बिल्लियों की जानिब मोहब्बत से देखते हुए बोली। आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं क्या? वो सवाल करने लगा। हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई। वो दरख्त के पास बैठी आराम करती बिल्लियों की जानिब देखने लगा। उनमें से एक बिल्ली की आंखों में हारिस को देखते हुए अजीब सी चमक थी कि वो झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बहुत कहा था मैंने कि दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, पर नहीं माने। सईदा आंटी बोली। आपसे मोहब्बत जो करते होंगे। ऐसी वैसी सईदा आंटी पोपले मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी। हमारी लैला मजनू की मोहब्बत मशहूर थी, वो बताने लगी। आंटी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? ये इलाका शुरू से ही सुनसान है, यहाँ आबादी ज्यादा नहीं है। उसकी बात के जवाब में वो बोली। वो चुप हो गया। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली थी तो नीचे से आती बातों की आवाज पर वो हैरान हुआ कि नीचे कौन है। वो आहिस्तेगी से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जर्क बर्क लिबास पहने नजर आ रही थी। मर्द भी नए लिबास ज़ेब तन किए हुए थे।
حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی اور اس کے گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حارث بیٹا آجا۔ نیچے کھڑے شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہماری پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے کہا تھا کہ رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ بچپن سے یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھی۔ جب کھانا لگا تو وہ بھی کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلے جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد بھی محفل جمی ہوئی تھی۔ اسے اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا۔ وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ جو بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نقرائی کہہ کہے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کوئی نسوانی ہاتھ جیسے اس کا سر سہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ دفتر میں بھی سارا دن وہ کسل مندی سے کام لیتا رہا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو واپسی پر گھر آتے ہوئے اسے سائمہ نظر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتا ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ حارث بولا۔ کاش، سائمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنی ایسے بیٹھی رہوں۔ سائمہ بولی۔ ایسا ضرور ہوگا سائمہ، حارث بولا۔ میں پرسوں گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سائمہ خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا، بیگ وغیرہ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ وہ مستقبل کے سنہرے سپنے بن رہا تھا۔ کیسا لگے گا جب سائمہ میرے ساتھ گاؤں جائے گی؟ پورے گاؤں میں سائمہ جیسی حسین کوئی نہیں ہوگی، اور واقعی میں سائمہ بے حد حسین تھی۔ ایسا حسن حارث نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج رات بھی سائمہ نے اسے پارک میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی پر قبرستان والے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا تھا اور وہ دھڑام سے کسی قبر پر جا گرا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ روشن کی۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی تھی۔ حارث کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ قبر کی تختی پر نام لکھا تھا، شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اس کی ہی قبر کے برابر والی قبر کی تختی پر سیدہ شعیب لکھا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھل گیا۔ وہ یہ قبر۔ حارث کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ ہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ وہ گورکن اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھس آئے تھے۔ ان ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا دھیان رکھو، حالات ٹھیک نہیں۔ حارث کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کے تعجب سے بولا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تھوک نکلتا ہوا بولا اور تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اوپر چلا آیا اور سامان سمیٹنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اچھل سا گیا۔ کھڑکی سے دیکھا تو سیڑھی پر سائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی ارکالود پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا کہ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا کہ تم کو کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی سائمہ سے پوچھنے لگا۔ سائمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سہرش بولی۔ وہ حیران پریشان سا سب دیکھ رہا تھا۔ حارث صاحب، سائمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ سائمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی۔
ان کا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور صحن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تبھی آپ سائمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو تو مار ہی دیں گے، ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ سعیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھیں ان کو تبھی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح تھے، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران اجاڑ کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے، اس نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کہاں جن بھوتوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے نہ دینا، میں نہیں جانے دوں گی اسے، میرا کوئی بچہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، کی آوازیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بہن کرتی ہوئی آواز جو سائمہ کی تھی، حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا، اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب خاموشی ہو چکی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بس سرپٹ بھاگ رہا تھا اور باہر روڈ کی طرف آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا ہے۔ وہ سارا منظر سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ اس بات کو آج 10 سال بیت چکے ہیں اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران اجاڑ پڑا ہے۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ سائمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ شکریہ۔